बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामे में एक बार फिर एहतजाजी तहरीक की गूंज सुनाई दी जा रही है। CM KP अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि PTI की रिहाई के लिए 90 रोज़ा एहतजाजी तहरीक, जिसका नाम है आर या पार, यानी कि मंजिल मकसूद हासिल कर लेंगे वरना फिर सियासत छोड़ देंगे। इस तहरीक का बुनियादी मकसद बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि बानी PTI की रिहाई होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम की फलाह के लिए एहतजाज में कोई हिस्सा डालेगी, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हैं, जैसा कि उनकी बहनें भी बोल चुकी हैं और दीगर उनके जो रहनुमा है PTI की वो भी बात कर चुके हैं। दूसरी तरफ वो बात करते हैं मुज़ाकरात होंगे फैसला साजों के लिए के साथ, जबकि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए हाथ कई बार बढ़ा चुकी है। तो एक तरफ एहतजाजी तहरीक का आगाज़ और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की गूंज, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दोहरा मेयार नहीं? और अगर बात करें एहतजाजी तहरीक की, तो अभी बाकायदा आगाज़ भी नहीं हुआ है, लेकिन अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। आलिया हमज़ा सवाल कर चुकी हैं कि 5 अगस्त के बजाय अली अमीन गंडापुर 90 दिन का क्यों ऐलान कर चुके हैं और प्लान क्या बनाया हुआ है, क्या हिकमत अमली होगी। हमें इस हवाले से कोई भी एतमाद में नहीं लिया गया। अगर हम बात करें CM KP अली अमीन गंडापुर के हवाले से, जिनकी ना गवर्नर्स के हवाले से, ना मईशत के हवाले से, ना ही आवाम की जो सूबे के अवाम है उनकी फलाह के हवाले से कोई बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, बल्कि अब तो वहाँ के अवाम और उनके जो PTI के कारकुनान हैं वो खुद इस पर एहतजाज कर रहे हैं, वो इस पर शदीद नाराज़ हैं। और इसी हवाले से एक करप्शन स्कैंडल भी सामने आ रहा है, सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की कंपनी को 32 अरब रुपए का माली फ़ायदा भी पहुँचाया गया है। और ये तमाम बातें जो हैं ये गैलिप पाकिस्तान सर्वे रिपोर्ट में नुमायाँ हुई हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट को जो है वो शेयर किया है। तो सवाल यहाँ ये भी बनता है कि जब सूबे का ये हाल है तो वहाँ के जो एग्जेक्टिव हैं वो किस कैपेसिटी में इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उनकी खुद परफॉर्मेंस जो है वो सूबे में अच्छी नहीं है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। किरण डार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, नुसरत वाहिद PTI से और फवाद अहमद हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। नुसरत साहिबा, एक बार फिर आप लोग सियासी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। बुनियादी सवाल तो यही है कि इसमें आवाम की फलाह के लिए क्या है, और आप लोग यकीनन अपने बानी की रिहाई के लिए भी इस एहतजाज को शुरू कर रहे हैं। तो इस तहरीक में आपके रहनुमाओं के जो शदीद इख्तलाफात हैं वो भी सामने आ रहे हैं, अभी तो आगाज़ भी नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारा लीडर जेल के अंदर है, और अभी नहीं बल्कि 2 साल हो गए, बिल्कुल 700 दिन हो गए उनको जेल में। और उस अरसे में जबकि उनकी पहुंच नहीं है अपने वकला तक, अपनी फैमिली तक, सहाफियों तक, तो उसमें आप सोचें कि क्या हो सकता है। जिस जमाने में नून लीग के ऊपर बहुत क्राइसिस आया हुआ था, तो मेरे ख्याल में सिर्फ वो रह गए थे मुल्तान के जो हैं चौधरी गुजराती टेबल, तो वो सिर्फ वो और उनके साथ 2 लोग और थे जो नून लीग के साथ थे, अदरवाइज सब लोग छोड़ छोड़ के जा चुके थे। तो ये वक्त आता है पार्टीज के ऊपर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारे लोग एटलीस्ट छोड़ के नहीं जा रहे। और दूसरा ये कि मुश्किलात का सामना है, डेफिनेटली मुश्किलात का सामना है। जब आपका लीडर आपके साथ नहीं होगा, कोई आपको मशवरे देने वाला नहीं होगा, तो जो जिसकी समझ में आ रहा होगा वो करेगा। जहां तक आपकी बात है कि परफॉर्मेंस KP की गवर्नमेंट की ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा नजर इधर उधर पे गुजार कर लें तो आपको नजर आ जाएगा कि 10 खरब रुपए का कहाँ करप्शन हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो उसमें अभी भी KP की जो गवर्नमेंट है वो बहुत बेहतर नजर आती है। जो बजट में भी आपने देखा सरप्लस था उनका, अब बाकी चीजें जो भी थी। लेकिन जहां तक आलिया हमजा और इनके इख्तलाफात की बात है, उसमें थोड़ी सी गलती हुई है आलिया हमजा से। इस तरह के वो बेइंतहा एफर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा। जिस दिन से रिहा हुई है और जब से उसको मिला है ये ओहदा, वो एक एक दिन में 3-3 4-4 इवेंट कर रही होती है। कभी पिंडी में होती है, कभी लाहौर में, कभी किसी और शहर में, कभी किसी और शहर में। तो सूरत में जाहिर है उनका थोड़ा सा दिल दुखा कि उनको बताया नहीं गया, उनको शामिल नहीं किया गया कल वाले लाहौर के इवेंट में। तो इससे वो थोड़ी सी डिसहार्टेंड है, लेकिन ठीक इसमें है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब उनको समझा दिया गया कि ये इवेंट कोई उस तरह का नहीं था, ये तो एक गेट टुगेदर थी जहाँ पे लाके हम ये चाह रहे थे कि अपने लोगों को पंजाब में लेके आए एक दफा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये हो चुका था कि आप पंजाब नहीं आ सकते या फला नहीं कर सकते। तो उसको
आप सुनने के पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि हम पंजाब आ सकते हैं और जब चाहें आ सकते हैं। तो खैर वहां ठीक है, पंजाब चले गए इसी तरह वापसी में। ठीक है नुसरत, एक तो आपने बात की ना कि आप रिहाई के लिए निकल रहे हैं बानिए पीटीआई की, तो देखिए रिहाई तो हुकूमत ने नहीं देनी, ये तो अदालत में मामला चल रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि जी केपी सूबे की जो परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास जा रही है, आपके अपने अंदर के एमपीए सूबे के वो कितनी दफ़ा इस करप्शन का जो है वो खुद प्रूफ के साथ जो है वो सबको दिखा चुके हैं। और केपीके की 73% जो शहरी हैं उन्होंने भी केपी हुकूमत से कोई खातिर खा वो नहीं इत्मीनान का इजहार किया है। उनके मुताबिक सरकारियां नौकरियां मेरिट पर नहीं दी जाती, ताल्लुकात पर दी जाती। 52% जो है वो ये भी राय दी गई कि तरक्याती फंड्स जो हैं वो करप्शन की नज़र हो चुके हैं। चले मैं अब मैं किरण को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। किरण, ये नई एहतजाज जो शुरू हो रहा है और यकीनन ये एहतजाज पंजाब में लेकर आएगा, लेकिन अफसोस की बात ये कि पीटीआई की वर्थ हमें पंजाब में ऐसे नज़र नहीं आती है ग्राउंड पे। तो उन्होंने केपीके की हुकूमत से जो है वो एक मदद ली है। आप क्या समझ रही हैं कि इत्तलात ये भी आ रही है कि वो लोग मुज़ाकरात भी करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो एहतजाज का आगाज़ भी कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या जमहूरियत में तो यकीनन मार्च एहतजाज जो है वो जमहूरियत का हुस्न है, हक भी होता है तमाम सियासी जमातों को, लेकिन इस एहतजाज को हुकूमत कैसे देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाजिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। जहाँ तक एहतजाज की बात है, कभी ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी ये एहतजाज की बात करते हैं, और एहतजाज जो इन्हें खुद भी नहीं पता होता कि जो इनके लीडर हैं जो उस एहतजाज को लीड कर रहे होते हैं वो बीच में से गायब हो जाते हैं और उसके बाद पता भी नहीं चलता। और ये एक दफ़ा की बात नहीं है, ये हमेशा ऐसा हुआ। दूसरा, आपने मुझे कहा कि पंजाब की बात आपने की, तो क्योंकि पंजाब में ही काम हो रहा है, केपीके से संभाला नहीं जा रहा। ये वही केपीके है ना जहां पर नैब के ऑफिस बंद कर दिए गए थे, नैब को बंद कर दिया गया था, यहाँ पे कोई करप्शन ही नहीं है। आप सोचें कि केपीके में पिछले 12 सालों से क्या उधम मचा हुआ है कि करप्शन का, कि नैब को ही बंद कर दिया गया। ना नैब रहेगी, ना नैब कोई करप्शन पकड़ेगी, और ना ही लोगों को पता चलेगा कि करप्शन हो रही है। और आज इतने अरसे के बाद वहां के अपने पीटीआई के जो हैं मेंबरान जो हैं सूबाई असम्बली, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अभी मेरी मोहतरम बहन जो तहरीक इंसाफ से, उन्होंने बात की कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये बात है कि इमरान खान जेल में है। अगर इमरान खान जेल में तो हैं, लेकिन मुझे बताएं वो किस वजह से हैं। 9 मई आपके सामने है, लोगों को सिविल नाफरमानी की बात करनी, कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर उन्हें कहना जी हुंडी के थ्रू आप पैसे भिजवाएं। तो ये जितने मर्जी एहतजाज कर लें, ये मैं समझती हूँ एहतजाज करके ना ये जेल के पास से खड़े हो जाए ना, ये तभी इमरान खान तो बात को बाहर नहीं निकाल सकते। एक सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उस अदालती निज़ाम के जो आपके अदालती जो काम है उन सबको आपको फेस करना होगा। ये इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान में आ जाए, मोस्ट वेलकम, वो अपने वालिद से मिलने हैं, मोस्ट वेलकम। पहले इनकी मिसेस मंजर आम पर आई उसके लिए, एहतजाज के लिए, फिर उनकी बहनें एहतजाज के लिए आई। अब उनसे काम नहीं बना तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को बुलाते हैं और बच्चों के साथ हम जो है ना यहाँ पर कोई एक्टिविटीज करते हैं। तो देखें, आप जरूर बात करें, लेकिन बात करें परफॉर्मेंस की। आप मुकाबला करें केपीके का पंजाब के साथ, काम के रेफरेंस से, करप्शन के रेफरेंस से, एजुकेशन के रेफरेंस से, सेहत के रेफरेंस से, तो तब मजा आएगा, तब लोग देखेंगे कि क्या है। ये कमाल है कि केपीके में नैब का ऑफिस ही बंद कर दिया गया जी, कि हमें तो नैब की यहाँ पे जरूरत नहीं, इसलिए कि यहाँ पे कोई करप्शन नहीं है। और आज देखें कि लोग जो है वो करप्शन के ऊपर खुद ही बात कर रहे हैं। जहां आपने मुज़ाकरात की बात की, शाजी आपको याद होगा जब हम अपोजिशन में थे, 2018 की बात करूं तो जब मियां मोहम्मद शहबाज साहब जो थे वो अपोजिशन लीडर थे, तो हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। फिर जब हम हुकूमत में आए 2024 में, जब हम हुकूमत में आए, तो यही मियां मोहम्मद शहबाज साहब जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। पहले दिन पहली स्पीच पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, उस स्पीच में क्या कहा गया, आए बैठे इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, उसको बचाएं, इसकी डेमोक्रेसी के लिए काम करें। हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाया, हुकूमत ने तो, और देखिए हुकूमत ने दिल बड़ा करना होता है, देयर इज नो डाउट कि हुकूमत ने बड़ा दिल करना होता है। हुकूमत ने बड़ा दिल किया, मुझे उसके जवाब बता दें।
एक दफा हमला इस्लामाबाद के ऊपर, फिर दूसरी दफा हमला इस्लामाबाद के ऊपर, कि जितने मर्जी हमले कर लें, ये हमले ही कर सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, आप अपना काम बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि आपको हुकूमत आपके पास किसी एक खिते में है, पाकिस्तान के किसी एक सूबे में है, तो वो कितनी तरक्की कर रहा है, तो लोगों को फैसला करने दें। कि चढ़ाई करके दरख्तों को, आपको याद होगा ब्लू एरिया में, मुझे आई रिमेम्बर, दरख्तों तक को आप सोचें, ये क्या दीवानगी में कहूं, क्या पागलपन है कि दरख्तों को आग लगाई जा रही थी, तो आज फिर दरख्तों को आग लगाएंगे। ये क्या करते हैं? ये एक बिल्कुल एहतजाज, आपने शायद भी बात की कि एहतजाज का हक है। अभी मेरे ख्याल से जो है पीटीआई की जो मेंबर है, उन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर एहतजाज को डिफाइन भी करें, किस एहतजाज की बात कर रहे हैं? ठीक हो गया। बाल कटाई वाले, डंडे वाले, सोटे वाले, बंदूकों वाले, गुलेरों वाले, यानी आपने लोग बच्चों के हाथों से लैपटॉप लेकर, उनके हाथों से कलम लेके आपने उनको बताया, आए बम कैसे बनाते हैं, आए हम आपको छोटे छोटे बम बना के सिखाते हैं, इसी पाकिस्तान के लिए। यानी हुकूमत नहीं, वो स्टेट के खिलाफ खड़ा किया गया पीटीआई की ठीक है, हुकूमत। आपका पॉइंट आ गया किरण। आज भी वो उसी के ऊपर, उसी डगर के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है फवाद, मुल्की सियासी मंजरनामे को सामने रखे तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक चलाना आसान लग रहा है या मुश्किल? जो बुनियादी बात है वो ये कि किसी भी सियासी जमात को तहरीक चलाने का हक मौजूद है, और तहरीक जो है उसका मतलब होता है, और तहरुक के लिए सबसे पहले होती है इत्तेहाद की ज़रूरत है। आप किसी तहरीक का ऐलान करें तो उसके लिए हालात, मामलात, अवामी राय आमा को हमवार करना पड़ता है, उसके नतीजे में एक तहरीक जो है वो बर्पा होती है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कोशिश कर चुकी है जिसको फाइनल कॉल का नाम दिया गया था, और जी। फाइनल कॉल से गुमान ये हुआ था कि शायद फाइनल कॉल कुछ इस तरह से होगी कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापसी का रास्ता नहीं देखेगी, बिल्कुल अपने आप को घुला डालेगी वहां पर, और ऐसा महसूस होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी या जो है वो उनके मुखालिफ हुकूमत के लोग रहेंगे। लेकिन आपने देखा कि फाइनल कॉल जो है वो चंद घंटों के अंदर अंदर जो है वो डी चौक से लापता हो गई, गाड़ियों में बैठ के फरार हो गई। गुज़िश्ता रोज जब सवाल पूछा गया अली अमीन गंडापुर साहब से लाहौर में कि आप तो फरार हो गए, तो उन्होंने कहा मैं सबसे आखिर में गया था, यानी कि जी। वो इस बात को भी मानने पे तैयार नहीं है कि वो गए कब, किस वक्त थे। उन्होंने कहा, और बुशरा बीबी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उनकी जो है वो हमशीरा का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने मुझे बताया कि बुशरा बीबी का कहना यह था कि अली अमीन गंडापुर में जबरदस्ती गाड़ी में डालकर जो है वो ले गए थे, और फिर वो पता नहीं कौन कौन सा सूबे क्रॉस करते हुए, कहाँ कहाँ से पता नहीं कितने अजला क्रॉस करते हुए पेशावर पहुंचे थे। बहरहाल वो तमाम चीज़ें जो है वो तारीख का एक हिस्सा बन चुकी हैं, किस तरीके से उन्होंने तहरीक चलाई थी। अब ये कहते हैं कि आरियां पार करेंगे, तो जिस तरह की फाइनल कॉल थी इस तरह की आरियां पार की कॉल होगी। लगता तो यही है, जैसे कि हालात हैं, जैसे कि कीदड़ भपकी हैं, जैसे कि मामलात हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तहरीक चलाना चाहती है तो उस तहरीक चलाने के लिए उसे सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जो है वो मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, तंजीम का, नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक सूबे का जो है वो सीएम चलकर दूसरे सूबे के अंदर आता है, लाहौर तक पहुंचता है, पेशावर से चलता है, और यहाँ आने के बाद यहाँ पार्टी की जो क़यादत के अहम लोग हैं उनसे बल्कि वो नोटिफिकेशन मांगते हैं कि आपका नोटिफिकेशन किधर है। आलिया हमजा की मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्वीट करके कहती हैं कि जी आप आए थे 5 अगस्त की, अगर इमरान खान ने कॉल दी है तो आपने उसको 90 दिन के ऊपर कैसे जो है वो इसको एक्सपेंड कर दिया है। बुनियादी तौर पे तो अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का टाइम ले लिया है अपनी पूरी क़यादत मतलब से, 90 दिन खुद फवाद खुद मजीद जो टाइम है वो बानिए पीटीआई जेल में रहेंगे। हाँ, मतलब उन्होंने तय कर दिया कि 90 दिन तक तो वो रहेंगे, 91 दिन के बाद हम सोचेंगे कि उन्होंने करना ठीक हो क्या है, गया। या हम सियासत छोड़ देंगे। देखिए इस तरह के सारे बयानात, अली अमीन गंडापुर साहब का वैसे भी एक स्टाइल जो है वो गंडासा पकड़ के शायद निकलेगा और उसके बाद जो है वो इलाके को फतह कर लेगा, ऐसा होता नहीं है सियासत के अंदर। किसी भी पार्टी को तहरीक चलाने के लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि तहरीक चला कौन रहा है। बैरिस्टर गौहर चलाएंगे, शेख वकास अकरम चलाएंगे, या जो है वो सलमान अकरम राजा चलाएंगे, अली अमीन गंडापुर साहब चलाएंगे, अलीमा खान साहिबा चलाएंगी। लोग हैं किसके पीछे, लोग किसके पीछे चलकर जो है वो तहरीक को बर्पा कर सकते हैं, किसके पीछे चलकर जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अली अमीन गंडापुर साहब का अपना आप हिसाब किताब देख लें कि जो गैलप का सर्वे आया है 47% लोग, बहुत बड़ा तबका 37-38% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, वो ये कहते हैं कि गंडापुर साहब को जो है वो वज़ीर आला KPK नहीं होना चाहिए, उनका दौर महमूद खान के दौर से बदतर है या उसके बराबर बराबर है। तो एक तरफ सर्वे नताइज जो है वो आपकी कारकर्दगी का ढोल का पोल खोल रहे हो, नोटिस मिल रहे हो, वो अमजद साहब जो है सवात के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ा शोला बयां किस्म के मुकर्रर हैं, बड़ी तकरीरें करते हैं असेंबली के अंदर करप्शन के ऊपर। उनके ऊपर जो है वो नैब ने आज नोटिस जारी किया है कि आइए जरा बताइए एसेट बियॉन्ड मीन जो आपके पास हैं, आपके पास जो असासे हैं वो कहाँ से आए। आजम सवाती साहब बहुत बड़े जुर्रत और हिम्मत के पैकर बने हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि आपके ऊपर अमेरिका में क्या तहकीकात चल रही है, चले वो गए से गए। तो ये तो सारी दास्तानें हैं कि जो
एक एक चीज सामने, एक मैं बड़ी अहम बात आपसे मैं करना चाहूंगा, वो ये कि अभी जो है वो कल परसों कांग्रेस की एक कमेटी है, उसमें जुल्फी बुखारी साहब पेश होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी उछली उछली फिर रही है कि बड़ी वहां पे शायद कामयाबी मिल गई है। बुनियादी तौर पर तो जो उसका स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वही समझने वाला है कि एक जाने वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो अमेरिका ने गिराई थी, हमें जो है वो अमेरिका ने तबाह बर्बाद किया था, अमेरिकी गुलामी, अमेरिकी मदाखलत, उसके नतीजे में हमारी हुकूमत गई थी। और दूसरी जानिब वो अमेरिकी कांग्रेस में भागे भागे फिरते हैं, उनकी कांग्रेस की कमेटी के सामने कहते हैं कि इमरान खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रखा है, यानी कि खान साहब जो दूसरे कैदियों से कहीं बेहतर हैं, वो 400 के करीब जो है वो ट्वीट्स कर ठीक है, चुके हैं, सैकड़ों स्टोरियां वो मुख्तलिफ अखबारात में छपवा चुके ठीक हैं, है, और उनको जो है वो एक कम्युनिकेशन का पूरा हब चला रहे हैं। उनके लिए ये कहा ठीक है, जाता है कि वो शायद चलो, कोई किसी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा बयानिया है ठीक है। जो बुनियादी तौर नुसरत पर इस साहबा, वक्त ये महसूस बड़ी होता है। कंफ्यूज हो रही है इस वक्त भी कि जो मेरे गेस्ट ने सवालात उठाए, बाकी मुबसरीन भी ये बात करते हैं कि जी एहतजाज के लिए ना एहतजाजी कैफियत नज़र आनी चाहिए। मतलब आपकी अपनी पार्टी मुनज़्ज़म नज़र नहीं आ रही है, तकसीम इतनी है, कौन इस एहतजाज को जो है वो लीड कर रहा है वो समझ नहीं आ रहा, कारकुनों के अंदर जो है वो अलग कैफियत है। तो किस तरह आप लोग इस एहतजाजी तहरीक को वो भी 90 दिन लेकर जाएंगे? बात यह है कि केपी नहीं नुसरत, ये गैलिप सर्वे वाला तो मेरा ख्याल है फवाद ने अपनी तरफ से तो बात नहीं की है। गैलिप पाकिस्तान की जो सर्वे है उसमें 73% शहरी जो है उन्होंने सूबे में, सूबे के जो गवर्नर्स है उसके ऊपर सवालात उठा दिए हैं। ये तक उन्होंने बोला है कि जी जितने भी वो फंड्स मिलते हैं वो करप्शन की नजर हो गए हैं। आपके अपनी पार्टीज के एमपीए जो हैं वो करप्शन के बारे में हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो कोई भी सहाफी अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा। सुनिए आप, क्या अगर वहां सवाल हो रहे हैं तो क्या पंजाब में सवाल हो रहे हैं? क्या 10 खरब रुपए की करप्शन हो चुकी है? ये हमने नहीं बताया, ये हमने नहीं किया, ये हमने कोई सर्वे नहीं किया कि जहां से आया आपको भी पता है और हमें भी पता है। और उसके बाद वो जो भी वो कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद केपी में अगर तीसरी दफा वो लोग हैं मौजूद, तो केपी के लोग इस तरह के होते हैं कि जो अगर एक दफा परफॉर्मेंस ना करें तो अगले वोटिंग पे आपको उठा के फेंकते हैं। तीसरी दफा लेके आए हैं तो इसलिए लेके आए हैं कि उन्हें यकीन है कि ये लोग उनके मफाद में काम कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। उसमें अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। पूरी की पूरी पार्टी 100% प्योर नहीं होती और पूरी की पूरी पार्टी 100% खराब नहीं होती। हमारी पार्टी में जहाँ बेइंतहा ईमानदार लोग हैं वहां पे उतने ही शायद करप्ट लोग भी हो। पाकिस्तान से ही लाने थे ना लोग, बाहर से तो नहीं, हम अमेरिका या इंग्लैंड से तो नहीं लेके आ रहे थे। लोग तो यही के हैं, यही के लोगों को इन दो पार्टीज ने जो सबसे बड़ा कमाल किया है वो ये किया है कि हम लोगों के अंदर से करप्शन कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। 95% लोग जो हैं वो पैसे को देख के बिक जाते हैं फौरन। तो मुझे बताएं कि वो कहाँ से लाए गंडापुर कोई बंदा उठा के जो ईमानदार भी हो और सही तरीके से काम भी कर रहा हो और सब कुछ कर रहा हो। इन्हीं हालात में लेके चलना है ना सबको, और वो अपनी तरफ से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक इनकी बात है कि वो बीवी ने कहा कि मैं जाना चाहती थी और उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया और जबरदस्ती लेके आया। 12 बजे तक मैं खुद वहां पे थी, डी चौक पे, एंड डी चौक पे, और उनकी गाड़ी के शीशा टूटा, उनके टायर पे फायरिंग हुई, फिर उसके बाद उनकी लाइट जब निकाल दी तो उस पर गंडापुर ने उसको जबरदस्ती उठा के अपनी गाड़ी में डाला और कहा कि यहाँ से चलें क्योंकि अगली गोली उनको लग सकती थी। वो तो सियासत में नहीं है, उन्हें तो अंदाजा नहीं था कि वो क्या हो रहा है, कितनी डेंजर सिचुएशन है। तो इसलिए वो उनको लेके एन 12 बजे वो निकले हैं वहां से और वो चाइना चौक पे मौजूद थे। मैं डी चौक पे थी, मुझे एक एक लम्हे की खबर हो रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे सामने बच्चे मरे जो दिन की रोशनी में जिनको मारा गया। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि वो भाग गए, वो फला वो फला। वो सीएम है एक सूबे के और उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो हर हाल में अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात करेंगे, वो हर हाल में हमारे उसके हक की भी बात कर रहे होंगे और हमारे लिए भी बात कर रहे होंगे और हमारे साथ भी बात कर रहे होंगे। ठीक है नुसरत, आपने जो सवाल किया कि जी 10 खरब की जो करप्शन हुई है पंजाब में, उसका सवाल तो जवाब तो किरण देंगे, लेकिन केपीके में इस वक्त जो है ना एक के बाद एक माली स्कैंडल सामने आ रहे हैं, उस पर तो हम पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं। किरण, मैं चाहती हूँ, चलिए किरण आप जो क्या जस्टिफिकेशन देंगे ये जो इल्जाम लगा रही है पंजाब में करप्शन की? मुझे बता दें, जब भी इनसे बात करें ना
ये अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को डिफाइन नहीं कर सकते, डिफेंस नहीं कर सकते, ठीक है। इनको ये नजर आ रहा होता है कि फेडरल हुकूमत क्या कर रही है और इनको ये नजर आ रहा होता है कि जी पंजाब हुकूमत में क्या कुछ हो रहा है। ये इनका काम है, अपने आप को डिफेंड करें, अपने आप को बताएं कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लग रहा है वो ठीक है या नहीं। अभी इन्होंने कहा कि गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया था और शीशा जो है ना वो टूट गया था। तो मुझे बताइए, तो सर पे कफन बांध के नहीं निकले थे गंडापुर साहब और पिंकी साहिबा, और इन्होंने कहा डू एंड डाई। जब हालात इतने खराब हो गए थे, अभी इन्होंने कहा ना कि हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्होंने कहा यहाँ से निकलना बेहतर है। तो आपने तो डू एंड डाई की बात की थी, आपने तो कहा था हम सर पे कफन, हम तो इमरान खान को बाहर निकाल के जाएंगे। तो फिर टायर ब्रस्ट हो गया और शीशा टूट गया और उसके बाद उन्होंने दूसरी गाड़ी में बैठ गए और जबरदस्ती नहीं बैठी थी। वो वीडियो आपने भी देखी है शाजिया, वो वीडियो मैंने भी देखी जी, है, जी। वो सबने देखी है। किसी ने किसी को जबरदस्ती नहीं बिठाया था। वो खौफ से, डर से उन्होंने कहा जी हम तो दूसरी गाड़ी में जाके हम तो अपनी जान कारकुनान बचाएं। को छोड़ के चले ये गए थे। कहाँ कारकुनान को छोड़ के चले गए थे, जी। ठीक। और बहुत वाह बेला मचाया था जी, हमें जबरदस्ती वहां से निकाला गया। तो वो जबरदस्ती उस वीडियो में नजर आ रहा था कितना जबरदस्ती है। तो देखिए, लोगों को जीने दें, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालने दें, ठीक है। आए मिलके बैठे, जो ईवान है वो अपोजिशन और हुकूमत से मिलके बनता है, ठीक है। आके बैठे, आज हम बैठे हुए, कल आप काम कर ले, मिलके बैठ लेते हैं। इस पाकिस्तान के लिए काम करना है ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि जी हमारा लीडर होगा तो फिर बात बनेगी। खुदा का वास्ता है, मैं किसी को माइनस की बात नहीं कर रही हूँ। इस पाकिस्तान के लिए सोचें, जब इमरान खान की बारी आएगी वो भी आ जाएगा। लेकिन जो हमारी यूथ के साथ जो कर दिया है ना, यकीन करें उनके मुंह में जो जबान आ गई है ना, वो जबान जो है ना वो आपको काट ढोएगी, आपको काट खाएगी। वो हमें तो जो पाकिस्तान को जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। अब मैं कहती हूँ कि पीटीआई के अंदर लोगों को जब वो बोलेंगे ना तो फिर इनको अंदाजा होगा कि आपने उनको कितने खूनखार बना दिया है। तो तहजीब का जो दामन है ना उसको रहने दें। आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात भी याद होगी कि वो कूड़ा फेंकने वाली औरत ने जिस दिन कूड़ा नहीं फेंका वो उनके घर चले गए। मेरा और आपका मजहब तो ये सिखा रहा है, मेरा और आपका इस्लाम और हमारा इस्लाम तो किसी का नहीं है, ना आपका है मेरा, या हमारा है। तो हमारा मजहब तो हमें ये सिखा रहा है, तो ये कौन सा मजहब की बात कर रहे हैं। अच्छा फवाद, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का इशारा तो दे रही है, लेकिन वो कहती है फैसला साजों से होगा। ये फैसला साज तो मैं नुसरत साहब से पूछूंगी कि हैं कौन इनकी नज़र में। आप बता दीजिएगा क्या फैसला साजों के साथ डायलॉग का ऑप्शन खुला है? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनके रहनुमाओं ने ताल्लुकात अपने फैसला साजों के साथ जो है वो जिस नहज पर पहुंचा दिए हैं, तो हो सकते हैं फैसला साजी इनके साथ मुज़ाकरात। देखिए, मुझे तो लगना अब ये शुरू हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं है। एक जाने वो डराते धमकाते हैं कि हम हमला कर देंगे, हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, हम सब कुछ तहबालक कर देंगे। दूसरे जाने वो कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे। मुझे वो मंजर आज तक नहीं भूलता कि जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया कि जिसके अंदर वो उन पे वज़ीराबाद के करीब हमला भी हुआ, वो यहाँ लिबर्टी चौक पे उन्होंने खिताब किया और खिताब में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ में तुमसे मुज़ाकरात क्यों करूँ, मैं मुज़ाकरात उनसे करूँगा कि जो इस मुल्क के फैसला साज हैं। उस दिन से आज तक मुझे तो एक मौका ऐसा नहीं लगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज या एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के अलावा किसी ऐसे फ़र्द से मुज़ाकरात की बात की हो कि जो उस जैसा हो। उस जैसे से मेरी मुराद है कि सियासतदान हो, सियासत की बात करे, सियासत के मैदान में बैठ कर किसी जो है वो टेबल के ऊपर बैठ के गुफ्तगू शनीद करे। देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात खान साहब को समझ लेनी चाहिए, जब फौज बारहा कह चुकी है कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हमसे किसी किस्म के मुज़ाकरात की, किसी किस्म की जो है वो मामलात की तवक्का ना रखी जाए, तो खान साहब के बहुत बड़ी एक इज्जत का रास्ता है कि इंगेज करें। पार्लियामेंट में उनकी जमात मौजूद है, पार्लिमानी पार्टी बनाएं, इंगेज करें। हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान को, जो वज़ीर हिंदुस्तान को मुज़ाकरात के लिए कह चुका हो, हिंदुस्तान को ये कह चुका हो कि आइए तहकीकात करवाइए कि किसने जो है वो पहलगाम का वाकया किया, वो आपको भी बार बार हुकूमत कह रही है। यानी कि जब हिंदुस्तान से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो आपसे क्यों नहीं हो सकते? बार बार शहबाज शरीफ साहब, बार बार हुकूमती वज़रा आपको कह चुके हैं कि अगर बैठना है बात कीजिए। आप ये देखिए कि इनके 26 जो अरकान असम्बली पंजाब के अंदर जब मुअत्तल करने की बात स्पीकर साहब करते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच जाती है ना मुज़ाकरात की टेबल पे, और फिर किसी न किसी हल की तरफ चले जाता है ना मामला। आज ही के अगर मामला देखें तो मामला उस जानिब जाता हुआ लग रहा है कि जहां जाकर लगता है कि वो 26 अरकान जिनको मुअत्तल करने की बात स्पीकर ने की थी, कहीं ना कहीं उनको जो है वो कोई
जो है वो कोई रिलीफ मिलेगा और वो मामलात उस नहज पे नहीं पहुंचेंगे कि जहां पर जो है वो मुअत्तल अराकीन हो जाएं। तो जब आप मुज़ाकरात करते हैं रास्ता निकलता है ना, एक मौके पे थोड़ी, हर मौके पे रास्ता निकलता है। मुज़ाकरात के बगैर अगर कोई सियासी रहनुमा, कोई सियासी जमात ये सोचे कि कोई रास्ता निकलेगा, तो मुज़ाकरात के बगैर रास्ता निकलेगा नहीं। और जिन लोगों से मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते। अगर आप फिर भी कोशिश करना चाहते हैं तो लगे रहिए, अपना वक्त जाया करते रहिए, अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करके खर्च करते रहिए। बेहतर होगा कि पार्टी जिस वक्त इंटैक्ट हो, पार्टी जिस वक्त ताकत में हो, सियासत में रास्ता निकाला जाता है, किसी बंदगली में जाया नहीं जाता। और खान साहब बार बार अपनी पार्टी को लेके ऐसी बंदगली के अंदर जाते हैं कि जिसके आगे फिर रास्ता नहीं होता, फिर उससे उनको टक्करें मारना पड़ती हैं। कभी दाएं टक्कर मारते हैं, कभी बाएं टक्कर मारते हैं, कभी सामने दीवार में टक्कर मारते हैं। उस टक्करों का नतीजा ये होता है कि पार्टी नडाल हो जाती है। नडाल होने के नतीजे में खुद वो जेल में पहुंच जाते हैं। केसेस का सामना इस वक्त कर रहे हैं, करप्शन के केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड का जवाब उन्हें देना है कि वो किससे पूछकर जो है वो उन्होंने किसी को फायदे की सूरत में जो है वो नवाजा था। उन तमाम चीजों के ऊपर बात होगी। अब तो शहजाद अकबर साहब जो खुद लंदन में दूसरों को जो है वो केसेस में घसीटने की बात करते थे, उनके ऊपर अपने केसेस हैं और वो केसेस का सामना करने से घबरा रहे हैं। यहाँ पर आकर जो है वो अदालतों का सामना नहीं कर रहे। अपने दौर में उनको अदालतें बड़ा इंसाफ करते हुए दिखाई दे रही थी। अचानक 2-3 साल के अंदर ऐसा पाकिस्तान में तब्दीली आई है कि उन्हें लगता है कि अदालतें उनको फैसला नहीं दे पाएंगी, उनको इंसाफ नहीं कर पाएंगी। तो ये बुनियादी तौर पर सियासत में जो है वो अपने आप को फंसाने की, बंद गली में ले जाने का जो कोशिश है खान साहब की, इससे पार्टी का ही नुकसान है। इससे मेरा आपका नुकसान नहीं है। इससे मुल्क का नुकसान अपनी जगह है कि मुल्क के अंदर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बढ़ेगी, मुल्क के अंदर सियासी कशमकश बढ़ेगी। लेकिन इसका ज्यादा नुकसान जो है वो खान साहब और उनकी पार्टी को होगा, क्योंकि पार्टी आस्ते आस्ते डिसमेंटल हो रही है। जब पार्टी में 10, 12, 15 ग्रुप खुलकर सामने आ जाएंगे। देखिए ना, इस वक्त पार्टी में अलीमा खान ग्रुप अलग है, अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप अलग है, बैरिस्टर गौर साहब का डिवीजन हुई हुई है। मैं यही बात पूछ लेती हूँ। नुसरत, एक तो ये बता दीजिए कि भाई आप लोग फैसला साजों से मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं, ये फैसला साज के एस्टेब्लिशमेंट है, वही एस्टेब्लिशमेंट है जिसपे आपके बानिए पीटीआई, आपके जो लीडरान हैं, आपके कारकुन जो रहनुमा हैं, वो 1000 बार कह चुके हैं, इल्ज़ाम दे चुके हैं, तनकीद कर चुके हैं। और ये भी कह भाई अभी अली अमीन गंडापुर का स्टेटमेंट है कि जी सियासत में आप लोग मुदाखलत ना करें, और फिर आप उन्हीं से डायलॉग करने जा रहे होते हैं। इसलिए कि फैसला करने की ताकत उनके हाथ में है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। देखिए, ये जिस तरह आए हैं हुकूमत में 17 सीटें, कैसे आप कह रही है कि इनके हाथ में है? ये तो बार बार बोल चुके हैं कि भाई हमें सियासत में ना घसीटा जाए, फिर आप क्यों घसीटते हैं उन्हें? कह रहे हैं ना, लेकिन कर क्या रहे हैं वो भी तो देख लेना। आपको स्कूल कॉलेज आपके कहने से तो नहीं करना होगा ना। हुकूमत आपको 12 मुज़ाकरात की दावत दे चुकी है, तो आप लोग मुज़ाकरात की टेबल पे हुकूमत के साथ बैठे नहीं करते, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करते हैं, इनके हाथ में कोई चीज नहीं है। जेल में रिहाई सिर्फ आप लोगों को बानिए पीटीआई की नजर आती है, आपके सीनियर रहनुमा और भी तो मौजूद है जेल में, उनके रिहाई के लिए क्यों नहीं आप लोग बाहर निकलते? हमारा भी यही है कि जितने लोग हमारे कह रहे हैं, आपको पता है 20 से 25 हजार लोग कैद हुए थे, अब आसा करके उनको छुड़वाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर यास्मीन हो गई, उमर चीमा हो गए, उसके अलावा सेनेटर साहब हैं, 2 अदर सेनेटर। यानी आप लोग हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते? नुसरत साहिबा, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए इनके हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, और ये तो आप देख लें। अच्छा चलें, अगर आप लोग फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अगर आप लोग फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो इसको लीड कौन कर रहा है ये बता दीजिए। अली अमीन गंडापुर, अलीमा साहिबा, या फिर बुशरा बीबी, या फिर ये आपके शेख वक्कास हो गए, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, कौन है भाई आगे? खुद करेंगे बात। आपका पॉइंट आ गया। और यकीनन जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एहतजाज हर जमात का हक है, और ऑपोजिशन का तो एक बड़ा ही पॉजिटिव किरदार होता है, क्योंकि वो आवाम की और मुल्क की भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सिर्फ बानगी पीटीआई की रिहाई के लिए। अब देखना ये कि क्या जेल से चलाई गई तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा वो ताकत दिला सकेगी या नहीं। तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ब्रेक लूंगी, फिर वापस आएंगे। मेरे शिकंजे में ऐसे फंसे होगे, या तो उरुज आगा की जान बचाओगे तुम, या अपनी जिंदगी महफूज करोगे। उरुज को तकलीफ देने की इसको सजा दूंगी मैं। तो तुमने दिया था उरुज को वो सफेद रुमाल, इसका सर कलम करना चाहता हूँ। जल्द ही तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगा मैं। वो मसीह पाशा सल्तनत उस्मानिया में फकत एक गीदड़ है। उरुज आगा और अंतुआन को मेरे हवाले करोगे तुम,
और मैं भी गैब्रियल को आजाद कर दूंगा। मसीह पाशा ने तुम्हारी डोर अपने हाथों में ली हुई है इलियास। बात सुनो मेरी इजाजत। तुम भी तो पाशा की कठपुतली हो शहबाज की तरह, तुम पर भरोसा करता। तुम खुद को शेर समझते थे, लेकिन इस समंदर के असल शेर हम हैं और हमने तुम्हें गीदड़ बना दिया। हमला! शेर मैदान में आ चुके हैं, अब शिकार करने का वक्त है। वेलकम बैक नाज़रीन। और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू हो चुका है चीन में, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सागदार साहब पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं जहाँ उनकी मुलाकातें SCO के जो रुकन ममालिक हैं उनसे साइड लाइन पर 1-on-1 होंगी। और पिछले साल जैसे कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास की पाकिस्तान ने इतनी बेहतरीन मेज़बानी की थी कि उसकी धाक जो है वो पूरे रीजन पर बैठ चुकी थी, जहाँ पर रीजनल ट्रेड का जो मॉडल था उसकी तजवीज़ पेश की गई थी। और उसके बाद जो है जो बेहतर इक़दाम होने थे उसमें हमें दरार नज़र आई जब ख़ित्ते में बदलती सूरत हाल नज़र आई है। और SCO की जो 2 रुकन ममालिक हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान, उनमें जो सियासी कशीदगी पहले से थी जिसकी वजह से जो है इस फोरम के वो खातिर ख्वाह नताइज नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन पाक भारत जो कन्वेंशनल वार थी उसके बाद जो ख़ित्ते के डायनामिक्स चेंज हुए उसमें ईरान इजराइल जंग को भी हम शामिल कर सकते हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कि इस SCO का जो एक रुकन मुल्क है भारत, जो कि इस वक्त आइसोलेशन में है और दुनिया के सामने बुरी तरह से एक्सपोज भी हो चुका है, और जबकि पाकिस्तान बुनियामिन मरसूस के बाद आलमी सालिस अदालत और फिर SCO में कामयाबी से आगे बढ़ता रहा। और अब जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये कि इस इजलास में जो एजेंडा होगा, जो इसका रिजल्ट्स होंगे, उसको किस तरह हम एनालिसिस करेंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है सरदार मसूद खान, साबिक सफ़ीर है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लेकर आए। सर, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त SCO के जो इजलास है उसका अगर हम उसको कंपैरेटिवली पिछले साल से देखें जिसके बड़ी हमने एक एजेंडा सेट किया हुआ था जिसमें ट्रेड, इकनॉमिक अफेयर्स, ये तमाम चीज़ें शामिल थी, उसका आपको गुजरते वक्त के साथ कोई इम्पैक्ट नज़र आया? देखिए, कुछ नुकात तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कवर कर लिए हैं, तो मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इस वज़ाए ख़ारजा की मीटिंग में बिलखसूस अहम चीज़ ये है कि 2 जंगें हुई हैं हाल ही में, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, एक इसराइल और ईरान के दरमियान। गज़ा में तबाहकारी जारी है और यूक्रेन की जंग भी ख़त्म नहीं हुई। तो इस वजह से, और आपको याद रखना चाहिए कि रूस जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का अहम तरीन रुकन है या अहम तरीन अरकान में से एक है। तो इस वजह से अमन और सलामती के मसाइल भी सामने आएंगे और उनके ऊपर बहस व तमहीस होगी। और उसके साथ साथ जो है, जो आपने जिस तरफ इशारा किया कि माशी रवाबत बढ़ाने के सिलसिले में, और जो है यानी ये भी कोशिश की जा रही है कि जो बैंकारी में ताउन पैदा किया जाए इन ममालिक में, रुकन ममालिक में जो 9 रुकन ममालिक हैं। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जब हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये जो है इसकी आबादी जो है दुनिया के तकरीबन 42% के करीब है जी। और इसका जो पूरे का पूरा मोहल्ले वक़ू बनता है, यानी जो इसका रकबा है वो यूरेशिया का 65% है, यानी यूरोप और एशिया के 65% है। इनकी जो मजमूई कौमी आमदनी है वो 23% तकरीबन 23% ऑफ द वर्ल्ड GDP है। तो इस वजह से इनका इस तरीके से मिलना और इन अमूर के ऊपर गौर करना और फिर जो है उसके ऊपर कोई लाया अमल तरतीब देना, वो दुनिया के बदलते हुए नक्शे के लिए बहुत अहम है। यानी मगरब में उसे गौर से देखा जा रहा होगा। मगरब में हमेशा से ये क़यास आराई की जा रही है कि ये तंजीम नेटो के मद्दे मुकाबल खड़ी की जा रही है। यानी कहने को तो ये एक माशी ताउन के लिए है या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, लेकिन असल में इसकी बुनियाद इसलिए डाली गई कि नेटो के मुकाबले में कोई ऐसी सलामती कायम करने वाली काउंसिल कायम की जाए। तो उसके बाद हमेशा जो है SCO के सेक्रेटेरिएट, उसके सेक्रेटरी जनरल और उसके अरकान ममालिक से तरदीद होती रही है।
ठीक है। लेकिन इन ममालिक का इन हालात में मिलना, हाँ। और बिलखसूस जो है हिंदुस्तान का इस तरीके से भागे हुए 5 साल के बाद जयशंकर जो है वो बीजिंग गए, वहाँ के नायब सदर से मिले हैं, अमेरिका से मायूस हुए हैं, नेटो ये जो क्वाड की एक्सरसाइजेज हो रही हैं उसमें वो शामिल नहीं हुए, और इस तरीके से यानी एक किस्म की चीन से पनाह मांगने गए हैं। और वहाँ उन्होंने पहला फ़िक्रा ये किया कि हम चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। और ये लेकिन सर यहाँ यही अहम सवाल है, पहले किया। सर यही अहम सवाल है कि जब पिछले साल इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि सियासत, डिप्लोमेसी और तिजारत को अलग रखा जाएगा, तो इस और फिर 2 जंगें भी हो चुकी हैं, उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये किस तरह इसके फ्रूटफुल नताइज हासिल हो सकेंगे? देखिए, सियासत और मईशत को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे के साथ पैवस्ता हैं। और इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, आलमी निज़ाम तब्दील हो रहा है। तो हिंदुस्तान जो है उसके बहुत अमेरिका के साथ गहरे ताल्लुकात थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के बाद उसे एक धचका लगा है, उसको अमेरिका से डांट भी पड़ी है, अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हम पल्ला कर दिया है। और उसे ये कहा जा रहा था कि ये चीन के मुकाबिल इस मुल्क को खड़ा किया जा रहा है, लेकिन वो चीन के पास न सिर्फ पनाह लेने गया है बल्कि अमेरिका को भी एक सिग्नल करने के लिए गया है कि अगर आप हमसे दूरी इख्तियार करेंगे तो हम चीन का रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। और वैसे भी इनके तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात खासे मजबूत हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगरचे कहने में और एलामिये में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि सियासत और मईशत को अलग करें, या जियो स्ट्रेटिजिक पॉलिसीज़ और जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अलग अलग करें, लेकिन अमलन ये मुमकिन नहीं होता। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये जो इजलास है, इसकी एक और अहमियत ये है कि ये जो समिट होगी चीन में ही या थिएनचिन में होगी इस साल के आखिर में, फॉल में, उसकी तैयारी की जा रही है। और जो इसमें यह भी हो रहा है कि आलमी निज़ाम में शंघाई ताउन तंजीम का कद बढ़ रहा है, उसका वज़न बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि भारत जो है इस वक्त मदद के लिए जो है पनाह मांगने के लिए चीन की तरफ गया है, और जिस तरह एससीओ का जो ड्राफ्ट है जिसमें सब ममालिक ऑन बोर्ड होते हैं, तो इस वक्त चीन के पास बिलखुसूस सीपैक को लेके, पाकिस्तान को लेके, क्योंकि आपने सबको पता है कि बलूचिस्तान में भारत की इंसर्जेंसीज़ हैं, रॉ के ज़रिए वो बल्कि वो मदद करता है जितने भी ये फितनौल खवारिज हैं उनको, तो इसको लेके किस तरह प्रेशराइज़ किया जाता है और भारत को घुटने टेकने पे किस तरह मजबूर किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो जयशंकर वहाँ गए हैं तो एक इस बात का भी इजहार करने गए हैं कि उन्होंने चीन की बर्तरी तस्लीम कर ली, चीन की टेक्नोलॉजी की, चीन और पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ रहने की बर्तरी को उसने तस्लीम किया है। दूसरा ये है कि यानी ये मैं इसलिए बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि उसके बाद जो है, जो आपका नुक्ता क्या था, जो आपने सर सवाल मैंने पूछा ये था? पूछा कि जिस तरह के अब पाकिस्तान एक्सपोज कर चुका है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है, बल्कि अब तो टेररिस्ट स्टेट के तौर पे जाना जा रहा है पूरी दुनिया में भारत। देखिए, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक जो स्ट्रक्चर है या जो उसकी बॉडी है उसको रैट्स कहते हैं या रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वो उसके लिए एक जो उसके मरकज़ी नुकात में से शामिल है, उनके 3 मरकज़ी नुकात हैं, एक अलहदगी पसंदी, एक इंतहा पसंदी और बिलखसूस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है जंग, इसके अहदाफ में शामिल है। तो उनको जो वज़राए दफ़ा की मुलाकात हुई थी एससीओ के बैनर तले, उसमें भारत तन्हा हो गया था। यानी आपको याद होगा कि उसने मुश्तरका एलामिया पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसके पहलगाम का जिक्र नहीं था। कहते हैं कि मुसव्वदे में जाफ़र एक्सप्रेस का जिक्र था और कुलभूषण यादव का जिक्र था, लिहाजा वो भारत के लिए काबिल कबूल नहीं था। इस दफ़ा भी भारत के पास 2 रास्ते हैं कि वो जो इनकी मजमूई राय हो उसके साथ इत्तफाक करे, या फिर जो है दुम दबा के बाहर निकल जाए या भाग जाए। तो मैं ये कहूँगा कि भारत मजीद रुसवाई नहीं चाहेगा। इस वक्त जो है वो अपनी नेकनामी बहाल करने के लिए वहाँ गया है। और सरदार साहब, पाकिस्तान की पोजीशन आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि इतनी बेहतरीन सिफारतकारी, तो जंग में हम जीते हैं, दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया है। तीसरा ये कि हम जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी कर रहे हैं, प्रूफ के साथ हम बता चुके हैं कि भारत दहशतगर्दी में मुलविस है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि खित्ते के लिए जो है वो अमन सलामती के लिए खतरा साबित हो रहा है। तो पाकिस्तान कितनी स्ट्रांग पोजीशन में है?
पाकिस्तान बहुत मजबूत पोजीशन में है। और दूसरे मैं ये कहूँगा कि भारत के रटे रटाए जुमले हैं और उसने टेररिज्म को वेपनाइज किया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। इसको इस्तेमाल करके उसने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में तनहा करने की कोशिश किया है, जिसमें बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। अभी ये है कि जो दुनिया के एजेंडे पे जो चीज़ आई है वो भारत की दहशतगर्दी आई है, वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, या उसके अलावा यूरोप में जो उसने कोशिशें की हैं, या जो अफ़गानिस्तान, ईरान और ख़लीजी रियासतों में अपने नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके उसने अपनी प्रॉक्सी से पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले करवाए हैं, उसके बारे में भारत जवाबदेह है। और ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है कि उसने भारत को आलमी कटहरे में खड़ा कर दिया है। तो और ये जो है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी बहस व तमीज़ जो होगी वहाँ थियनचिन में, तो उसमें ये एक मरकज़ी मौजू होगा भारत की दहशतगर्दी। अगर वहाँ मतलब एलामिया में ना भी आया तो वहाँ ये बात जो है पाकिस्तान के वफ़द के सरबराह इसे जो है वो सब लोगों को मुत्तले करेंगे कि पाकिस्तान को किस किस्म के चैलेंजेस का मुजाहरा है। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, एक और अहम पॉइंट ये कि इस वक्त ईरान भी यहाँ मौजूद है, यानी कि एससीओ के 2 रुकन ममालिक, पाकिस्तान तो पहले 2015 या 17 में गालिबन शामिल हुआ था और हाल ही में जो है ईरान ने शमूलियत इख्तियार की है। इस वक्त 2 ऐसे मुल्क जिन्होंने बड़ी कम कैपेसिटी में अपने से दुगने मुल्क को जंग में हराया है और सिफारती तौर पे तनहा किया है, दोनों मुल्क की पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, ईरान और पाकिस्तान। जी बिल्कुल, और इन दोनों ममालिक को चीन की हिमायत हासिल है, बिलखसूस पाकिस्तान को। पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटिजिक ताल्लुक़ात हैं, दिफाई ताल्लुक़ात हैं, माशी ताल्लुक़ात हैं और कई अशरों पे मुहित बहुत तवाना ताल्लुक़ात हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ, बड़ी दिलचस्प चीज़ है, आप 9 अरकान की फ़हरिस्त देखिए, उसमें पाकिस्तान के सिवाय हिंदुस्तान के तमाम ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं। वो वस्ती एशिया के हों, वो बेलारूस हो, वो रूस हो, चीन हो या ईरान हो, या ये ममालिक जो हैं पाकिस्तान इनके साथ इसकी बहुत गहरी दोस्ती है। और आपको याद होगा कि इनमें से किसी मुल्क ने जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो रही थी तो हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया, लेकिन इसी ग्रुप में कितने ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, तो और जो है सिफारती सतह पे दिया था और हिंदुस्तान के हक़ में नहीं बोले थे। तो मैं समझता हूँ कि जो 2 तरफ़ा वहाँ मुज़ाकरात होंगे ऑन द साइड लाइन्स, एक जो तो खैर समिट होगी जिसमें एलामिया जारी किया जाएगा और फिर जो है बयानात किए जाए, स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वहाँ 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। तो 2 तरफ़ा मुलाकातों से, क्योंकि रवायती तौर पर हमारे सफारतकार और हमारी हुकूमत कोशिश करती रही है कि वस्ती एशिया के साथ जो ममालिक हैं, 4 ममालिक जो हैं, काज़ाख्स्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, उनके साथ हमारे ताल्लुक़ात मज़बूत हों, तो वो भी वहाँ मौजूद हैं। और कुछ आसार नज़र आ रहे हैं कि रूस जो है हमारा हाथ बटाएगा कि एक रेल रोड कायम की जाए यहाँ तक, पाकिस्तान तक, और वो बरासता उज़्बेकिस्तान आएगी। इसी तरीके से जो है हमारा टैपी का जो एक प्लान है, जो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, उसके लिए कोई नए आसार, कोई नए जो है नई पेशरफ्त हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे वैसे तो कहने को ये सिर्फ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इससे हम 2 तरफ़ा ताल्लुकात बाकी ममालिक से मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, जैसे कि आपने पहले बताया कि जोग्राफिकल उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एससीओ दुनिया की तकरीबन 80% रकबे पर मुहित है, दुनिया की 40% आबादी है, जीडीपी के भी आपने जिक्र किया कि तकरीबन 23% जो है वो है। लेकिन बड़ा अहम सवाल ये है, इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम नॉर्थ अमेरिकन ब्लॉक को देख लें, ईयू को देख लें, आसान ममालिक को देख लें, इनकी जितनी ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि एससीओ ममालिक की जो ट्रेड है वो बहुत कम है। उसकी क्या वजह है? इसमें उसकी वजह यह है कि इनके राब्ते इतने मजबूत नहीं थे और इकोनॉमिक जोग्राफी जो है, जो इनके मुत्तसल सरहदें हैं, उनका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जो चीन का BRI इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके तहत उसने कई मुल्क जोड़ दिए हैं इसी खत्ते में। पाकिस्तान को जोड़ा है उसने, वस्ती एशिया के ममालिक को उसने जोड़ दिया है। और इसी तरीके से जो है फिर जो है उसका जो है एक बेल्ट जो है वो सारी की सारी जो है यूरोप की तरफ गई है और बेलारूस तक पहुंचती है।
तो इसमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी तजारत का हजम बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जब ये इस हजम को हम बढ़ाएंगे तो सिर्फ इस खत्ते तक, इस जोग्राफियाई मोहल्ले वक़ू तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि उसे ग्लोबल साउथ के साथ मिलाकर जो इसे बढ़ाने की कोशिश है। एक चीज़ जो एक नुक्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो पूरे का पूरा ब्लॉक है ये किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। यानी इसका जो शंघाई स्पिरिट है वो ये है कि एक किस्म की एक ये खुला ऑर्गेनाइजेशन है, खुली तंजीम है, ठीक। जिसमें ये मजबूर नहीं किया जा रहा कि अगर आप हमारे साथ हैं तो किसी के साथ शामिल नहीं हो सकते। यानी ये बाइनरी चॉइसेस नहीं देता। इसीलिए आप देखेंगे कि इसके जो ममालिक हैं वो दूसरे ब्लॉक्स में भी किसी न किसी तरीके से मौजूद हैं। हिंदुस्तान को देख लीजिएगा, मगरब का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है। इसी तरीके से दूसरे कई ममालिक हैं जो कई तंजीमों में हैं। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कि आप एक किस्म की ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं, आप एक किस्म की जो है सारी दुनिया को सुकड़ते हुए देख रहे हैं, और उसमें आप लोगों के, ममालिक के, उनके अवाम के माशी मफादात को जो सियासी फ़लसफ़े हैं या सियासी डॉक्ट्रिन्स हैं, उनसे उनको ज़्यादा बरतरी दे रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर ये बताता हूँ कि ये ब्लॉक जो है ना कोल्ड वॉर पे यकीन रखता है, ना किसी किस्म की हॉट वॉर पे यकीन रखता है, ना ये प्रॉक्सीज़ के ऊपर यकीन रखता है। ये चाहता है कि आप मईशत को मरकज़ बनाएं और उसके इर्द गिर्द जो है अपनी सारी की सारी मनसूबाबंदी करें, ताकि इस खत्ते में बसने वाली जी। दुनिया की जो बड़ी आबादी, 42% आबादी, वो खुशहाल हो और एक दूसरे के साथ ताउन करें। बड़ी अच्छी बात की। इसी बात पे मैं प्रोग्राम का अख्ताम करूंगी कि एससीओ का इजलास जो है यकीनन पाकिस्तान इस वक्त एक नुमाया पोजीशन के तौर पर वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त तमाम ममालिक बिलखुसूस भारत को जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा, बेहतर इकदाम उठाने होंगे ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो खत्ते के जो अवाम है उन तक खुशहाली के तौर पर पहुँचे। आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सरदार साहब। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पास।